हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आपके आईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर आपने सब कुछ भी पढ़ लिया है तो इन क्वेश्चंस को जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस है ये करके ही अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स मिल जाएंगे। 50 में से और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल आपके पास में 20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन करके मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि आपको बताना है कि एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज रहती हैं। जैसा कि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं इसमें। अब इसमें कुछ एक, जैसे कि ये फर्स्ट वाली टेबल है, इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है A101, जैसे कि आपका रूम नंबर होता है, होटल के अंदर रूम नंबर होते हैं A101। फिर इसी तरीके से आप लोगों का रोल नंबर होता है, वो होता है 1 2 3 4, और वहीं पे आपका नाम है, जैसे कि ये आपका नाम है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। तो ये हर एक चीज हम लोग कैसे स्टोर करेंगे एक डेटाबेस के अंदर, तो इसीलिए हमारे पास में यहां पर 4 तरीके के डेटाबेस होते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहले और सबसे बेसिक होता है वो होता है इंटीजर डेटाबेस। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी होल नंबर को ऐड करना होता है जिसके अंदर की डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, उसको हम लोग इसमें डालते हैं। तो अब जैसे कि यहां पर हमें स्टोरिंग करनी है स्टूडेंट आईडी की और एज को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट डेटाबेस में, वहां पे हम लोग काम में लेंगे इंटीजर। और इसका एग्जांपल है, आप इसको कैसे यूज में लेंगे, एज और INT आप इसमें लगा देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसे कैसे यूज में करेंगे। फिर इसके बाद में जो सेकंड डेटाबेस आता है वो आता है VACAR, मतलब कि वेरिएबल कैरेक्टर। अब इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब इसमें कौन से कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि A101, जिसके अंदर की आपको ABCD भी देखने को मिलेगी और उसी के साथ में 1 2 3 4 भी देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। अब इसमें वैल्यूज कैसे होती है, नेम होता है, एड्रेस होता है, जैसे कि आपका हाउस नंबर हो गया, H62 हो गया। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये इसमें आती हैं। अब इसके अंदर जो इसकी लेंथ ऑफ डेटा रहता है वो वेरी करता है। इसमें क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो गया या फिर स्टूडेंट की ईमेल आईडी हो गया, जो कि स्टोर करने में काम में लिया जाता है। और इसका हमारे पास में सिंटेक्स क्या रहता है, इसका सिंटेक्स जो रहता है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, VARCHAR। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जब भी कहीं पे भी लिखा जाए तो आपको ये वैल्यू उसमें एंटर करनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि हमारे पास में एक वैल्यू है 101.01, तो अब ये जो इतनी एक्यूरेट वैल्यू है, क्या ये हम लोग सीधा इंटीजर में ऐड कर सकते? नहीं ऐड कर सकते, तो इसीलिए हमें यहां पर डेसिमल की जरूरत पड़ती है। तो जो थर्ड डेटाबेस टाइप होता है वो होता है हमारे पास में डेसिमल, या फिर हम लोग इसे फ्लोट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसे डबल भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेसिमल वैल्यूज नंबर विद द प्रेसिजन, कि आपको एक्यूरेट अगर नंबर चाहिए तो उसके लिए आप लोग इसे यूज में लेते हो। अब जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस हो गया या फिर परसेंटेज मार्क्स हो गया। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि हमारे पास में एक फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 94.00। तो अब ये जो डेटा है इसको मैं एज ए इंटीजर में सेव करूं या फिर मैं यहां पर इसको डेसिमल में सेव करूं। अब आपका एक लॉजिकल दिमाग तो मुझे ये बोलेगा कि भैया ये तो 94 है और पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको सिंपल सा एक काम करो, इंटीजर के अंदर सेव कर दो, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन आपको बात ध्यान रखनी है कि यहां पर हमने स्पेसिफाई, जब अगर एग्जामिनर कर रहा है 0.00, तो वो चाहता है कि आप उसे डेसिमल में स्टोर करें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा डेसिमल, जिसको कि हम लोग 10 और 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें हम लोग 10 वैल्यूज तक यहां पर स्टोर कर सकते हैं, 10 डेसिमल तक, ठीक है। ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेट फॉर्मेट। अब जैसे कि हमें अगर डेट वैल्यूज स्टोर करनी है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, ये जो डेट ऐड होती है, इसके लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। और इसका जो सिंटेक्स रहता है वो रहता है केवल और केवल डेट, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना किसी भी इंसान के लिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस धरती के ऊपर किस दिन आए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल डे होता है। जैसे कि अभी आपका एग्जाम होते ही मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरा जो बर्थडे है वो आता है 19 मार्च को। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका बर्थडे कब आता है, क्योंकि
ये सबसे ज्यादा स्पेशल दिन होता है साल का, चाहे सब कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन बर्थडे का मजा तो बर्थडे का ही रहता है। तो इसीलिए जरूर से हर एक स्टूडेंट अपना बर्थडे कमेंट करके बताएगा, ताकि अगर मैं आपकी कभी देखूं तो आपको हैप्पी बर्थडे तो विश मैं कर सकूं, और आप भी मुझे बर्थडे विश कर दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे यहां पर 4 तरीके के डेटा जो कि हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें आपको कहा गया है कि आपके पास में टेबल प्रोडक्ट है और आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। तो अब आप सबसे पहले तो ये बात देखेंगे कि इस टेबल का नाम क्या है, जो कि है प्रोडक्ट आपको गिवन है। अब इसमें यहां पर डिफरेंट आपको कॉलम गिवन है और इनके रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए ध्यान से आपको इसको समझना है कि सबसे पहले यहां पर पी आईडी है, मतलब प्रोडक्ट की आईडी है, और यहां पर उसके बाद में प्रोडक्ट का नेम है, फिर उसके बाद में उसकी प्राइसिंग है, उसके बाद में उसकी क्वांटिटी है, और फिर उसके बाद में उसकी कैटेगरी है। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वो ये कह रहा है कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। तो वो ये बोल रहा है कि आप उन प्रोडक्ट का नाम बताइए जिनकी कैटेगरी यहां पर डोमेस्टिक है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको सिखा रखा है। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको निकालना है उस प्रोडक्ट का नाम। तो अब प्रोडक्ट का नाम कौन से कॉलम में, वो आएगा इस कॉलम में। लेकिन आपको कंडीशन यहां पर गिवन ये है कि जहां पर की जो कैटेगरी हो डोमेस्टिक हो। तो यहां पर ये जो दो हैं ये आप कंडीशन लगाएंगे कि कैटेगरी क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसका सिंटेक्स इस तरीके से लिखेंगे कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है हमें पी नेम। ठीक है, हमने ये सबसे पहले लिखा कि हमें क्या चाहिए, कहां से सेलेक्ट करना है। तो हमें यहां पर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको उसका नेम डिस्प्ले करना है जो कि प्रोडक्ट नेम होता है। कहां से सेलेक्ट किया है, हमारे कॉलम का नाम है यहां पर पी नेम। ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद में फ्रॉम द प्रोडक्ट वेयर, कहां से सेलेक्ट करना है, हमारी टेबल का नाम प्रोडक्ट से करना है। और कहां से करेंगे हम लोग, कैटेगरी में। अब कैटेगरी के अंदर कंडीशन ये है डोमेस्टिक, बस आपको उस कंडीशन को लिख देना है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को पीछे रिवर्स कर लो, 1 मिनट पीछे चले जाओ, फिर से इसको देखो, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद में जो सेकंड आता है, अब इसमें कहा गया है कि इसमें बोला गया है कि टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम भी बताना है और आपको प्राइस भी बताना है। जब भी हमें 2 चीजें बतानी होती हैं तो उसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करना है, उसमें कॉमा ऐड कर देना है। अब जैसे कि हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए तो सेलेक्ट, अब प्रोडक्ट नेम से पी नेम आ गया, फिर उसके साथ में हमने यहां पर कॉमा लगा करके प्राइस भी लगा दिया। कहां से सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट से सेलेक्ट करेंगे। और उसके साथ में कंडीशन क्या है कि वहां पे क्वांटिटी जो है वो लेस देन 50 होनी चाहिए। बस आपको यहां पर एक कंडीशन लगा देनी है कि क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी लेस देन 50 होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद में आप इसे आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमसे कहा गया है कि टू डिस्प्ले द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। अब ये चाह रहा है कि आप एक काम करें कि आपको प्रोडक्ट नेम दे दिया है, अब यहां पर लैपटॉप। अब क्या चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको प्राइस और क्वांटिटी आपको उसकी शो करनी है। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, अब आप सिंपल सा इसमें लिखेंगे कि आपको प्राइस और क्वांटिटी चाहिए। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी। कहां से सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट से करेंगे, लेकिन आपको यहां पर पी नेम गिवन है लैपटॉप। तो बस आपने ये कंडीशन लगा दी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। इसी तरीके से एक बार लास्ट बार एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि टू डिस्प्ले द नेम एंड द क्वांटिटी ऑफ दोस प्रोडक्ट हुज प्राइस इज अबव 5000। अब आपको क्या डिस्प्ले करना है, यहां पर उसका नाम डिस्प्ले करना है जो कि पी नेम हो गया। उसके बाद में उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है, तो ये क्वांटिटी हो गया। हमने सिंपल सा लिखा सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करेंगे, पी नेम सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। कहां से सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट से सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी टेबल है। और जहां पर की प्राइस कितनी है, प्राइस है मोर देन 5000, तो हमने ये कंडीशन उसमें लगा दी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो है यहां पर कि जो आपको बोला जाएगा कि स्ट्रक्चर, आपको इसमें कहा गया है कि स्ट्रक्चर अ टेबल ऑर्डर इन इज गिवन बिलो, और आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सुटेबल डेटाबेस है। तो अभी अभी हम लोग स्टडी करके आए हैं, तो आप क्या इसे आंसर कर सकते हो, बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। आप देखेंगे कि भैया ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ऑर्डर आईडी, अब इसमें मुझे क्या दिख रहे हैं भैया, इसमें मुझे तो अल्फाबेट भी दिख रहे हैं और उसके साथ में नंबर भी दिख रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो इसके लिए आप क्या काम में लोगे, इसके लिए भैया VAR कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर आप काम में लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि भैया वेरिएबल कैरेक्टर हो गया। फिर इसके बाद में ऑर्डर डेट है, तो जब भी हमें डेट का काम में लेना होता है तो हम लोग इसके लिए कौन सा डेटा काम में लेंगे, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा डेट सिंटेक्स काम में लेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पर कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी भी कैसी है, वो भी है वेरिएबल कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें भी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अमाउंट, अब देखिए अमाउंट कैसा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1200
0.00, तो हम लोग इसे कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग इसे स्टोर करेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो अब देखिए इसका आंसर आप लोग जब भी एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको सबसे पहले कॉलम लिखना होगा, फिर उसके बाद में सुटेबल डेटा टाइप एंटर करना होगा कि ऑर्डर आईडी आपने लिखा तो इसका सुटेबल टाइप हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर हो गया, इसी तरीके से ऑर्डर डेट का डेट हो गया, कस्टमर आईडी का भी यहां पर वेरिएबल कैरेक्टर हो गया और अमाउंट का यहां पर डेसिमल हो गया। ये आपको इस तरीके से एक कॉलम आपको बना करके एग्जामिनर को दिखाना होगा, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के 2024 के पेपर में पूछा गया था और हर साल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको बस एक टेबल दे दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि आपको ये टेबल गिवन है, अब इस बुक को आप कंसीडर करिए और आप हमें बताइए कि आपको डिस्प्ले करना है, एसक्यूएल क्वेरीज डाल के आपको डिस्प्ले करना है कि डिस्प्ले द डेटा ऑफ ऑल द बुक हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3, कि उनकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा हो। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द बुक हुज प्राइस इज लेस देन 500, की 500 से जिनकी भी प्राइस है वो भी आप इसमें करिए। तो इसमें आपको एज अ हिंट गिवन है, तो आपको एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है, तो इसके लिए आप लोग काम में लेंगे सेलेक्ट एलिमेंट को, कि अब हमारे पास में इसने कहा है कि जिनकी क्वांटिटी 3 है, तो हमें ये क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि जिनकी भी वैल्यू 4 मतलब कि 3 से ज्यादा होगी, तो हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी कि ग्रेटर देन 3, तो जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास में सिंटेक्स रहेगा जो कि आप एग्जाम में लिख करके आएंगे वो इस तरीके से रहेगा कि जब भी हमें मोर देन 3 के लिए लिखना होगा तो हम लोग यहां पे इसको सिंपल सा लिखेंगे सेलेक्ट। अब किस में से सेलेक्ट करना है, हमें फ्रॉम बुक्स, ठीक है, वेयर द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि कहां से आपको सेलेक्ट करना है। आपने लिखा कि सेलेक्ट फ्रॉम बुक्स, जो कि यहां पर उस टेबल का नाम रहेगा, आपको ये टेबल नेम गिवन होगा तो इसीलिए नेम उसका लिखना जरूरी है, टेबल के नेम के बिना आप यहां पर गलती कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी टेबल को डिफाइन करेंगे और उसके बाद में आपको कहां से क्वांटिटी चाहिए, तो यहां पर बोला गया क्वांटिटी का, तो ये हमारा यहां पर क्वांटिटी वाला कॉलम है। तो हमें जो भी इसमें गिवन है जैसे कि QTY, तो इस कॉलम का नाम है यहां पर QTY, तो आप इसको QTY ही लिखोगे, क्वांटिटी आपको नहीं लिखना है। ये बात आपको इसमें समझनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द बुक हुज प्राइस इज लेस देन 500। अब आपको यहां पर हिंट में गिवन है कि ये क्वांटिटी इनटू आपको प्राइस करना है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आप काम में लेंगे, सबसे फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट से, क्योंकि हमें यहां पर ये शो करना है। तो अब हमने लिखा सेलेक्ट और अब यहां पर आपको सम करने की जरूरत है, क्योंकि इसने बोला है टोटल अमाउंट का, तो हम सिंपल सा करेंगे कि सम हम कर देंगे। अब सम कैसे होगा, सम आपको क्वांटिटी इनटू प्राइसेस जब आप करेंगे तो ये आपके पास में टोटल उसका सम आ जाएगा। अब ये हमारे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद में एज द टोटल अमाउंट फ्रॉम, कहां से लिया है हमने, उस टेबल का नाम हमने यहां पे लिख दिया कि बुक, जो कि हमारी टेबल का नाम है वेयर, और फिर उसके बाद में कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है हमारा प्राइस वाला। यहां पर इंडिविजुअल प्राइस गिवन है, ये बात ध्यान रखिए कि यहां पर इंडिविजुअल प्राइस गिवन है, लेकिन आपको टोटल प्राइस निकालनी है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, सिंपल सा काम में ले रहे हो कि क्वांटिटी जो भी है, जैसे कि क्वांटिटी फर्स्ट वाले के अंदर हमें गिवन है 5 इंटू 355, तो वो इसका टोटल करेगा और जिनकी भी लेस देन 500 होगी उनको ये शो कर देगा। एक बार फिर से समझ लो इसको, इसमें आपको कहा है कि आपके पास में एक ऐसा अमाउंट दिखाना है जिनकी की प्राइस जो हो 500 से कम हो। तो अब ये आप टोटल प्राइस कैसे निकालोगे, तो आपको यहां पर हर किसी की क्वांटिटी के साथ में आपको प्राइस गिवन है, तो टोटल प्राइस निकालने के लिए आप क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, वो आता है सम, जो कि है हमारा क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, ये हमने लिखा। अब ये हमें कहां से चाहिए, एज अ टोटल अमाउंट कहां से चाहिए, बुक से चाहिए, जो कि हमारी टेबल का नाम है वेयर। फिर उसके बाद में ये जो कॉलम आएगा हमने इसको डिफाइन किया कि जहां पर की जो प्राइस है वो लेस देन 500 हो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ये लिख करके आना होगा। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें हमसे कहा गया कि एक्सप्लेन द 4 टाइप ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी अप्लाइड इन अ स्प्रेडशीट। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बात समझिए कि हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, हम लोग इसे क्यों यूज में लेते हैं, हम लोग इसे जब यूज में लेते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट से हमें किसी और को किसी जगह पर भेजना होता है। जैसा कि ये एक हमारी एक तरीके
तरीके से मान लीजिए कि स्प्रेडशीट है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं क्लिक करूं तो मैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर चला जाऊं, या फिर मैं इसी से रिलेटेड दूसरी शीट के ऊपर चला जाऊं, या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करते ईमेल के ऊपर चला जाऊं, या फिर एक फाइल ओपन हो जाए। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास में सबसे फर्स्ट आता है वो आता है डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमें रेफरेंस के लिए दूसरी शीट का डेटा चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को जैसे कि जो भी स्प्रेडशीट है उसका हम लोग नाम लिख करके उससे उसको अटैच कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू चाहिए होगी। तो यही काम होता है इसका काम होता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अनदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट और अ स्प्रेडशीट की, या तो सेम डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई दूसरी स्प्रेडशीट को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड दिस कैन बी यूज्ड टू नेविगेट बिटवीन द डिफरेंट शीट्स, सेल्स और सेक्शंस विद इन द सेम फाइल। एक ही फाइल के अंदर आप अलग अलग जगह पर मूव कर सकते हो। अब इसका जो एग्जांपल है वो है कि लिंकिंग ए स्पेसिफिक सेल और अ रेंज इन अनदर शीट सच एज, यहां पर हमने एक सिंटेक्स दिया हुआ है शीट 2 और फिर उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क और यहां पर हमने फिर उस सेल की वैल्यू लिख दिया जो कि है यहां पर A1। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटरनेट हाइपरलिंक। इंटरनेट हाइपरलिंक का मतलब यह है कि आप उसको लिंक कर रहे हो किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू कि उसके ऊपर कोई क्लिक करे यूजर तो वो सीधा वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसका काम क्या होता है कि दिस हाइपरलिंक टू अ वेब पेज और एन ऑनलाइन रिसोर्स, इट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड अ क्विक एक्सेस टू द एक्सटर्नल वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की, इससे आप आसानी से उस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल क्या रहेगा कि लिंकिंग अ वेबसाइट, आपको सिंपल सा उस वेबसाइट को एंटर करना है और उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ईमेल हाइपरलिंक। ईमेल हाइपरलिंक जो होता है इसका काम ये होता है कि दिस हाइपरलिंक ओपन्स द डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट विद द प्री-फिल्ड ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी एंड इट इज यूजफुल फॉर क्विकली सेंडिंग ईमेल्स टू ए स्पेसिफिक रिसिप्ट। जैसे कि अब आपने बहुत सारी रिसिप्ट बना लिया, अब आपको एक स्पेसिफिक लोगों को ईमेल भेजना है तो उसके लिए आप लोग इसको काम में लेंगे। जैसा कि इसका जो सिंटेक्स रहता है वो रहता है मेल टू example@gmail.com, या फिर जो भी हमारी ईमेल आईडी होती है, जो भी हमारा डोमेन होता है उसमें हम लोग इसको करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है फाइल हाइपरलिंक। अब फाइल हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को उसके साथ में लिंक करना चाह रहे हो तो वो होता है फाइल हाइपरलिंक। तो इसमें क्या होता है कि दिस हाइपरलिंक टू अ फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क, दोनों जगह पे हो सकता है, कंप्यूटर पे भी हो सकता है और नेटवर्क पे भी हो सकता है। एंड दिस कैन बी यूज्ड टू ओपन डॉक्यूमेंट, इमेजेस और अदर फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द स्प्रेडशीट, कि आप स्प्रेडशीट की हेल्प से डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट और फाइल को ओपन कर सकते हो। अब जैसे कि यहां पर हमारे पास में जो इसका सिंटेक्स रहेगा वो रहेगा कि आपको बस उसकी लोकेशन बतानी है documents/report.doc से। अब यहां पर ये जो है ये उस फाइल का नाम है, ये आप इस तरीके से इसे देखेंगे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लिस्ट द वेरियस वेज विच यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा, कि आप अपना डेटा किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हो साइबर एथिक्स वाले से। तो ये ध्यान रखना कि ये अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर आता है या फिर 4 मार्क में आता है तो आपको इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत है, ऐसा ही आंसर आप लिख के आएगा। जैसे कि आप इसमें लिखेंगे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब इसमें आप लिखेंगे कि क्रिएट अ डिफिकल्ट टू गेस पासवर्ड यूजिंग अ मिक्स ऑफ लोअर केस और अपर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है ये कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज में लेना और उसमें ये चीजें होनी चाहिए। फिर सेकंड आता है कि इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल एंड दीज टूल्स। अब इनसे होता क्या है ये आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दीज टूल्स मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा एंड प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम एंटरिंग एंड डिटेक्टिंग एनी ऑफ दैट मे बी ऑलरेडी एक्सेस्ड योर सिस्टम, कि आपको जो सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है एंटीवायरस का और फायरवॉल का। अब इसके बाद में आता है इनक्रिप्ट डेटा। इनक्रिप्ट डेटा का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको इस तरीके से डिकोड किया जाता है कि उसको यूजर जिसने कि उसको इनक्रिप्ट किया है और जो रिसीवर है जो कि उसको डिक्रिप्ट करेगा वो ही समझ पाए। जैसे कि मैं आपको इनक्रिप्टिंग का एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक जैसे कि मैं एक मेरे पास में बहुत ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। अब मैं उसको अगर इंग्लिश में लिखूंगा, जैसे कि मैंने मेरा नाम ही मुझे भेजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा नाम है और यहाँ पर आप बैठे हो, चलिए आप बैठे हो किसी भी दूसरे देश के अंदर, हम दोनों रो के एजेंट हैं। अब मैं ये अगर आपको सीधा भेजूंगा तो बीच में कोई भी हमारा जो तीसरा पर्सन है सी, तो वो आ जाएगा और वो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं स्मार्टनेस बन करके मैं क्या करता हूं कि इस डेटा को थोड़ा सा इनक्रिप्ट करता हूं। मैं इसको एक लैंग्वेज के अंदर लिखता हूं XDBXG
ये एक हमारा एक कोड हो गया जिसको कि हमने इनक्रिप्ट कर दिया। अब इसका मतलब ये है आयुष और ये मुझे पता है कि इसका मतलब है आयुष, और फिर उसके बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास भी है कि हम इसे कैसे इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो जब ये मैसेज आपके पास में पहुंचेगा ये ऐसा कैसा पहुंचेगा और आप इसे फिर इसको डिक्रिप्ट करके आप देख लेंगे कि मैसेज क्या आया था, मैसेज आया था आयुष। लेकिन अब अगर इस केस के अंदर जो सी है वो घुसता है तो उसको ये लगेगा ये तो ऐसी रैंडम और वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। इससे जो डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो यहां पर लीक होने से बच जाती है। तो इसीलिए इनक्रिप्टिंग अ डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सच एज दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी इनक्रिप्टेड थ्रू द टूल्स लाइक बिट लॉकर या फिर रिक्वायरिंग अ डिस्क्रिप्शन पासवर्ड, या फिर जैसा कि आप लोगों के हार्ड डिस्क हो गया जिसको कि इनक्रिप्ट किया जाता है, हमारा व्हाट्सएप का जो डेटा होता है जो जीमेल के ऊपर स्टोर होता है वो भी पूरा पूरा इनक्रिप्टेड होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सिक्योर साइट्स की आप अपनी जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, वो केवल और केवल सिक्योर साइट के ऊपर ही आप डिस्क्लोज करिए। और जैसे कि HTTPS होता है ये काफी ज्यादा सिक्योर रहता है। अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है नेक्स्ट। अब देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर जैसे कि लास्ट वाला जो सेक्शन है इसमें आपको 4-4 नंबर के 2 केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आपका जो कजन है वो क्या करता है, एक स्मॉल बुक स्टोर को रन करता है। अब उसके बाद में वो चाहते हैं कि वांट टू मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ अ बुक की, अब उसको पूरी पूरी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है बुक की, एंड ही नीड्स टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सच एज कि बुक टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, ISB पब्लिकेशंस डेट हो गई, या फिर प्राइजेस हो गए, स्टॉक लेवल हो गया, ये सब चीजें उसको स्टोर करनी है, मतलब बहुत सारा डेटा इसको स्टोर करना है। तो अब हाउएवर ही इज नॉट फैमिलियर विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स टू हिम एंड अंडरस्टैंड हिम DBMS। मतलब कि हमारे पास में बहुत सारा जब डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है। तो अब इसके पास में कितना डेटा है कि बुक का टाइटल भी उसे लिखना है, उसका ऑथर भी चाहिए, पब्लिकेशन डेट भी चाहिए, प्राइस भी चाहिए, स्टॉक लेवल्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसकी हेल्प से होंगी, वो होंगी DBMS से। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि DBMS होता क्या। तो DBMS इज एन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर जो यूजर होता है उसको डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है, उस डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग DBMS, की DBMS से क्यों काम मिले। इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर डेटा कंसिस्टेंसी रहती है, इसमें सिक्योरिटी रहती है, और ये एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल होता है, और रिड्यूस द डेटा रेडवेंसी, कि आपकी जो भी डेटा की रेडवेंसी होती है उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। और फिर इसके बाद में आता है इसका सी वाला क्वेश्चन जिसमें हमसे कहा गया है कि नेम एनी टू डेटाबेस प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल एंड स्टोर द डेटा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, कि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास में 2 प्रोग्राम्स रहते हैं। सबसे पहला तो है MySQL और सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फिर इसके बाद में आता है कि नेक्स्ट विच फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की, कौन सी चीज है जिसको कि प्राइमरी की एज अ सेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की एक यूनिक होती है, पूरे के अंदर एकदम से यूनिक होती है। तो वो क्या हो सकती है आप मुझे बताइए, कि एक बार आप खुद लॉजिकली सोच के देखिए कि क्या बुक टाइटल हो सकता है, या फिर ऑथर हो सकते हैं, या फिर उनकी पब्लिकेशन डेट हो सकती है, या फिर उनके प्राइजेस हो सकती हैं, या फिर स्टॉक लेवल हो सकता है। तो अब आप मुझे एक बात कहेंगे कि भैया पब्लिकेशन डेट तो नहीं हो सकती यूनिक, प्राइजेस भी यूनिक नहीं हो सकती, स्टॉक लेवल भी यूनिक नहीं हो सकते, जो ऑथर हैं वो भी यूनिक नहीं हो सकते, और यहां पे जो बुक के टाइटल हैं वो भी यूनिक हो सकते हैं। तो बचता क्या है यहां पर, वो बचता है ISBN। ISBN क्या होता है, किसी भी एक बुक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका एक सीरियल नंबर होता है जो कि केवल और केवल उस बुक के पास में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको एज ए प्राइमरी की भी यूज में ले सकते हैं ISBN को।
तो अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी से मिलता जुलता है। प्राइमरी और फॉरेन की के बीच में आपसे डिफरेंस बोला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, की एक प्राइमरी की ऐसा होता है कि जिसके अंदर कि हर एक जो रिकॉर्ड रहता है वो यूनिक रहता है इसमें। अब इसके एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि आपका स्कूल का जो डेटाबेस है उसमें जो आपका रोल नंबर है वो क्या होगा, एक प्राइमरी की होगा। लेकिन वहीं पे एक मार्क्स की जब टेबल रहेगी तो उसमें जो रोल नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा यहां पर फॉरेन की रहेगा, क्योंकि इसमें ये जो दोनों टेबल है ये एक दूसरे से लिंक करते हैं। और उसी के साथ में एक बात ध्यान रखिए कि फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की जैसे कि मार्क्स की टेबल आ रही है तो उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो यहां पर रेफर करते हैं कि भैया ये स्टूडेंट, जैसे कि स्कूल के डेटाबेस से हमने देखा कि ये हमारा स्कूल का डेटाबेस हो गया और ये हमारा मार्क्स की टेबल हो गई। तो अब यहां पर ये जो स्टूडेंट है और ये उसको रेफर कर रहे हैं कि स्कूल के डेटाबेस से, मतलब दो टेबल को लिंक करने का जो काम करती है वो करती है फॉरेन की। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये जो प्राइमरी की होती है ये एकदम से यूनिक होती है, इसके डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, ये आपको याद रखनी है बात। फिर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज क्वेरी इन डीबीएमएस, कि क्वेरी होता क्या है। क्वेरी मतलब कि जैसे कि जो कंडीशंस रहती है हमारे पास में, अभी अभी हम लोग देख करके आए थे कि हमें सेलेक्ट करना होता है, एसक्यूएल में हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू रिट्राइव, मॉडिफाई और डिलीट ए स्पेसिफिक डेटा। की अभी हम लोगों ने देखा था कि उसने यूजर ने हमसे कहा था कि आप कैटेगरी डोमेस्टिक में उसे निकालिए, तो वो क्या थी, वो एक हमारी क्वेरी थी। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि इट हेल्प इन सर्चिंग, फिल्टरिंग और एनालाइजिंग द डेटा एफिशिएंटली, से हम लोग आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेरीज होती हैं, जैसे सिलेक्ट क्वेरी हो गया जहां पर कि हमें डेटा को निकालना होता है। फिर उसके बाद में एक्शन क्वेरी हो गया जिसके अंदर कि हम लोगों को एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपडेट करना, डिलीट करना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है पैरामीटर क्वेरी हो गया, एग्रीगेट क्वेरी हो गया और क्रॉस टेबल क्वेरी हो गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट क्वेरी हो गया, एक्शन क्वेरी हो गया और उसके बाद में एग्रीगेट क्वेरी हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको जैसे सम निकालना है या एवरेज निकालना है या फिर आपको काउंट करना है, तो वहां पर हम लोग एग्रीगेट क्वेरी को हम लोग काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। तो देखिए आपको यह बात समझना होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में, जैसे कि इस साल का जो आपका सैंपल पेपर था, अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखा है, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, तो जल्दी से जाकर के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के एक बार सैंपल पेपर पूरा पूरा जरूर से सॉल्व करना, आपको पता लगेगा कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हो, क्या क्या आपसे मिस्टेक हो रही है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इसमें ये बोल रहा है कि व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ऐसा ना होकर के ऐसा हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है। जैसे कि अब आप क्लास 11th में जाएंगे, ठीक है, अब क्लास 11th में जाने के बाद में एक डिसाइडिंग पॉइंट आएगा आपके कैरियर में, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बायो ले लिया, ठीक है, ये आपने बायो अपना एज ए कैरियर स्ट्रीम ले लिया, लेकिन एक कंडीशन आती है जब आप 25 साल के हो जाते हो, 50 साल के हो जाते हो, कि व्हाट इफ मैं इसको चेंज करके मैं कॉमर्स स्ट्रीम ले लेता, या फिर मैं इसको चेंज करके आर्ट्स ले लेता, या फिर मैं इंजीनियर बन जाता, तो क्या होता, कि मतलब ऐसा हो जाता तो क्या होता, कि ऐसी कंडीशन वहां पर लगाना उसका काम होता है यहां पर व्हाट इफ का, जिसके अंदर की डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। जैसे कि अगर मैं मैथ्स जैसे कि 11th में मैं बायो की जगह पर मैथ्स लेता तो मैं इंजीनियर बन जाता, और अगर मैं यहां पर कॉमर्स लेता तो मैं सीए बन जाता। तो इस तरीके से कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इफ बोलते हैं। अब जैसे कि व्हाट इफ जो होता है एक ऐसा पावरफुल फीचर होता है एक्सेल के अंदर दैट अलाउज द यूजर टू एक्सप्लोर द डिफरेंट आउटकम बेस्ड ऑन चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज। जैसे कि हमने क्लास 11th में इनपुट वैल्यू चेंज की कि आपने बायो ले लिया तो आप डॉक्टर बनेंगे, आपने मैथ्स लिया तो आप इंजीनियर बनेंगे। फिर इसके बाद में आता है कि इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग, फोरकास्टिंग या फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि सिनेरियो मैनेजर होता है जो कि अलाउज द यूजर टू क्रिएट मल्टीपल सिनेरियोज एंड कंपेयर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, की जितनी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं ये कंपेयर करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में गोल सीक करने में कि हेल्प्स द यूजर टू फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यू टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट, कि जैसा कि आपके पास में आपका डिजायर्ड रिजल्ट है कि भैया मुझे तो है ना इंजीनियर बनना है, तो हमें क्या इनपुट देना होगा, आपको मैथ्स देना होगा 11th में, तो फिर उसके बाद में आपको जो डिजायर्ड आउटपुट रहेगा वो रहेगा एज ए इंजीनियर। फिर उसके बाद में अगर डेटा टेबल्स में जो भी मल्टीपल आउटकम्स रहते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट, वो हमें हेल्प करता है व्हाट इफ एनालिसिस।
और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, वो है कि यहां पर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाए। तो अब आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें आप सबसे पहले बोलेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको इनोवेशन करना होता है, कि एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और द बिजनेस मॉडल्स टू मीट द मार्केट डिमांड्स और इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। फिर उसके बाद में सेकंड आता है कि वो एक रिस्क टेकिंग होता है, कि दे टेक द फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क टू एस्टेब्लिश एंड ग्रो वेंचर ऑफन फेसिंग अनसर्टेनिटी इन प्रॉफिट एंड मार्केट कंडीशंस। कि वो एक रिस्क टेकिंग होते हैं हमेशा, जैसे कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने एज ए इंडियन स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमने क्या रिस्क में लिया हुआ है, हम इंजीनियर होते हुए भी एज ए टीचर आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। ये हमारा पूरा पूरा रिस्क है, हमारे कैरियर के ऊपर ये रिस्क है। फिर इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज हो गया, कि एक एंटरप्रेन्योर को सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, जैसे कि क्या बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे वो बिजनेस को सक्सेसफुल यूज कर सकता है, कि आप कैसे लोगों को काम मिलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कि बाय स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात तो एकदम से सही है कि जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आसानी से जॉब क्रिएट करते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, इसमें एटलीस्ट 3 एडिटर्स हमारे नीचे काम करते हैं, जैसे कि उनको इंप्लॉयमेंट मिला हुआ है। फिर उसके बाद में हमारे 2 मैनेजर हैं और उसी के साथ में ग्राफिक डिजाइनर है। तो मतलब 7-8 लोगों को हमारे थ्रू एक रोजगार मिल रहा है। तो ये कौन कर सकते हैं, केवल और केवल एंटरप्रेन्योर का। अब कुछ फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो फुल फॉर्म आती है वो आती है DBMA, जिसका कि होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS जो कि होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर इसके बाद में आता है LAN जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैन याद रखना भाई साहब, ये मैन वो आदमी नहीं है, ये अलग नेटवर्क है जो कि है मेट्रोपोलियन नेटवर्क। देखो अब ये जितने भी हमने ना ये जो पार्ट बी है इसका मैं आपको फुल सिलेबस का एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज कर सकते हो, जहां पे कि हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। और देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पे कि वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और वाई मैक्स क्या होता है, वो होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपोलेटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। फिर इसके बाद में बीडब्ल्यूए क्या होता है, ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। फिर इसके बाद में एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हमने थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया। अगर लाइक नहीं किया ना तो अभी के अभी लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ना, ऐसी और वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेशन क्यों सीखना चाहिए। तो ये एक सबसे पहला रीजन ये है कि हमें ना आपस में बात कर पाए। अब बात क्या होती है, बेसिकली मैं कुछ बोलता हूं तो वहां पर मेरा कुछ ओपिनियन होता है, मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं, उसी तरीके से आप भी कुछ बोलते हो, वो एक डेटा होता है। एक तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो हम लोग डेटा ही ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं ये डेटा है, मैं सेंड कर रहा हूं, आप इसे रिसीव कर रहे हो, तो ये होता है। अब अगर हम लोग इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो ये होता है कि सेंडिंग, रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और द इंफॉर्मेशन, कि आप भेज भी सकते हो, सुन भी सकते हो, मतलब कि सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी मैसेज हो गया। फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स, की आप आसानी से इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आप आसानी से किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने बातों को रख पाओगे। और ये यहाँ पर इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि टू एक्सप्रेस द इफेक्टिवली विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि आप है ना आसानी से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओ इफेक्टिवली। अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। वो ये है कि व्हाई डू वी से दैट द एंटरप्रेन्योर शुड बी ए ओपन माइंडेड, कि एक एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखना, आपके आसपास में जो भी सक्सेसफुल लोग होंगे वो है ना सभी से रेस्पेक्टफुल्ली बात करेंगे और उनकी बात को गौर से सुनेंगे, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कहीं ये आदमी ऐसी बात ना बता दे जो कि हमें ना पता हो। तो इसीलिए ना ध्यान से उन लोगों के साथ में रहना सीखो जो कि ऐसे जिनका ओपन माइंडेड होता है, वो नए नए सॉल्यूशंस के लिए आपकी बात सुनेंगे पूरी पूरी। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो स्टूडेंट्स की हर एक बात को सुनते थे, और आजकल के टीचर कुछ ही नहीं सुनते, अरे मैं सही हूँ, अरे कहाँ हो सही, ठीक है, अरे छोड़ो अब इन सब बातों को। तो अब हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर के ऊपर फोकस करो, इन सब बातों के ऊपर नहीं। ये है कि द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स वेलकम्स द न्यू आइडिया एंड डाइवर्स द प्रोस्पेक्टिव, अलाउिंग देम टू सी द मोर अपॉर्चुनिटीज अहेड ऑफ देम एंड द बेटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि
कि उनका ऐसा करने से क्या होता है, उनको अच्छे सॉल्यूशंस मिल पाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाती है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे कहा गया कि हाउ इज द सेल्फ रेगुलेशन कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि आप ये बताओ कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो कैसे कनेक्ट रहता है कि आप आसानी से इंडिपेंडेंटली उसे वर्क कर पाओ। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये हैं 2 मार्क के, और इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास में वो ये रहेगा कि द एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इनहेंस्ड बाय बीइंग सेल्फ रेगुलेटेड। अगर आपको जैसे कि खुद के ऊपर, जैसे कि मान लो कि आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, आपको किसी की भी नहीं सुननी, तो आपको सबसे पहले तो एक तो डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेटेड रहना पड़ेगा, आपको खुद के नियम कायदे बनाने होंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, आपके ऊपर कोई भी बॉस नहीं है, तो आपको खुद का बॉस बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है कि सेल्फ रेगुलेशन गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एज इट हेल्प देम टू कंसिडर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रेदर देन जस्ट ट्रांजिएंट फीलिंग, कि भैया यहाँ पर जो सेल्फ रेगुलेशन है वो क्या होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हेल्प करता है कि उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो उनको आसानी से मिल पाए उस फीलिंग के साथ में। और फिर इसके बाद में आता है कि इट लीड्स टू द रिस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर, कि ये क्या करता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप एक, जैसे कि मान लो कि आप एक इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हो, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेल्फ रेगुलेशन से कि आप रिस्पॉन्सिबली काम करते हो, आपके पास में वैल्यू और आपका जो बिहेवियर है वो वैल्यू ड्राइव्ड हो जाता है कि आप किसी से अगर कोई भी काम करवा रहे हो तो आप उसके बदले में उसे उसकी वैल्यू देना पसंद करोगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट टीचेस द सेल्फ कंट्रोल एंड वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स टू रीच द गोल, और इसी के साथ में आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करना है, किस तरीके से वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स लगाना है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट द अटैक बाय द वायरस। अब आप वायरस से कैसे बचा सकते हो, तो आप इसके अंदर सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखेंगे, आपको अगर आंसर को बड़ा दिखाना है तो ये हर एक के अंदर आप लिख सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरस अटैक बाय द वेरियस प्रोसीजर्स या फिर बाय द वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, ये आप लिखोगे तो ये एक लाइन एडिशनल हो गई है जिससे कि आपका आंसर अच्छा दिखेगा, और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन ही तो लिखा है हमने। और इसके क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला तो रहेगा कि बाय इंस्टॉलिंग द प्रॉपर एंटीवायरस, इनेबलिंग द फायरवॉल, स्कैन द एक्सटर्नल डिवाइसेस बिफोर यूजिंग ऑन द अदर कंप्यूटर। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बाय अवॉइडिंग द ईमेल्स दैट आर सस्पिशियस और नॉट नॉन टू अस। ऐसी ईमेल्स को नहीं खोलना चाहिए क्योंकि ऐसी ईमेल्स क्या होती हैं, फिशिंग के थ्रू आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, वायरस उसमें आ सकता है और आपको टोटली एक तरीके से अटैक किया जा सकता है आपके कंप्यूटर पे। फिर लास्ट के अंदर आता है कि शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग द फाइल्स और एनी अदर प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप है ना, एक बात हमेशा याद रखना कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका उसके साथ में कोई ना कोई रिलेशन। अगर आपको मान लीजिए कि कोई गेम है जो कि पेड है और वो आपको फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी है ना उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, आपके जो डेटा है उसको आसानी से उसके थ्रू, उस ऐप के थ्रू चुरा लिया जाएगा और वो रहेगा कि आप लोग उस कंपनी को ना दे करके अपना डेटा उसको दोगे, उसको पैसे नहीं देने के बजाय वो आपका डेटा लेकर के चला जाएगा। तो ये बात हमेशा अपने जीवन के अंदर याद रखना कि कुछ भी फ्री नहीं होता। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि भैया ग्रीन इकोनॉमी है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि the focus of the green growth strategy is ensuring that the natural assets can deliver the full economic potential on a sustainable basis। कि भैया बेसिकली जो हमारे ये जो क्या बोल रहे हैं हम लोग ग्रीन इकोनॉमी, इसके थ्रू क्या है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना है, ऐसी चीज़ों को करना है जिससे कि हमें ना पूरा पूरा पोटेंशियल ले पाए सस्टेनेबल चीज़ों का। जैसे कि आप मानो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी सोलर एनर्जी है ना, सोलर हमारे पास में इतनी तगड़ी एनर्जी है कि अगर सभी के घर पे
सोलर लग जाए तो एक पैसा भी तो बिल का नहीं आएगा, और उसी के साथ में हम लोग हमारे इक्विपमेंट्स को आसानी से यूज़ करवाएंगे। अभी हम लोग यूज़ में लेते हैं, मम्मी बोलती है बंद कर दो उस फैन को, क्यों बार बार ऐसे चला रखा है, बिल आएगा। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम टोटली उसके ऊपर डिपेंड हैं। अगर हम ये टोटली ग्रीन चले जाएंगे तो हमें उसकी चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि दैट पोटेंशियल इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ अ क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि क्लीन वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड द रेजिलिएंट बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी सपोर्टेड फूड प्रोडक्शन एंड द ह्यूमन हेल्थ। और उसी के साथ में जैसे कि अगर हम ग्रीन इकोनॉमी में जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें क्लीन एयर मिलेगी, क्लीन वाटर मिलेगा, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अच्छी रहेगी, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन जो लाइफ है उसको सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन जो इकोनॉमी है वो प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंकरिंग इन अ वर्ड प्रोसेसर। एंकरिंग का मतलब क्या होता है? एंकरिंग के सिंपल से डेफिनेशन बताने तो हम लोग लिखेंगे कि एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स एंड दिस पॉइंट कुड बी अ पेज or a frame where the object is paragraph or even a character and image always has been a anchor point। कि एंकरिंग बेसिकली रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है। अब रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर जिस तरीके से मैं बोलूँ कि ये डॉट भी हो सकता है, या फिर ये हमारी एक सुंदर सी इमेज भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन अ स्प्रेडशीट। की शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है स्प्रेडशीट में? तो हम लोग इसके अंदर बोलेंगे कि शॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू द मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर एफिशिएंटली। कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने शॉपिंग की होगी तो हम उसमें क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, प्राइस हाई टू लो या फिर लो टू हाई। उससे क्या होता है कि हम लोग आसानी से देख पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मिक्स्ड हमें चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं 2000 रुपए की, और कुछ वहीं पर ही चीज़ें दिख रही हैं 20,000 रुपए की, और वहीं पर ही कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो कि दिख रही हैं 200 रुपए की। तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते, हम अच्छे से नहीं ढूंढ पाते। तो अदरवाइज या तो करें कि हम लो टू हाई करें या फिर उसे हाई टू लो करें, जिससे कि हम उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाएं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे कहा गया है कि स्टेट एनी 4 एटिकेट्स टू बी अलाउड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। कि आप अपने दोस्त को चैट कर रहे हो तो कौन से ऐसे एटिकेट्स होने चाहिए आपके अंदर जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला जो एटिकेट है वो है हमारा मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। उसके बाद में आता है इसका सेकंड पॉइंट, जो कि है हमारे पास में कि ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय नेम इफ द स्क्रीन नेम डजंट रिफ्लेक्ट इट। बेसिकली ये कहा गया है कि आप अपने रियल आइडेंटिटी के साथ में रहो, फेक आइडेंटिटी इसमें मत बनाओ। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि हाउ इज द गोल सीक डिफरेंट फ्रॉम द सोल्वर इन स्प्रेडशीट। ये ध्यान से सुनो क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गोल सीक क्या होता है। तो गोल सीक डिटरमाइंस व्हाट द वैल्यू नीड्स टू बी इनपुट इन अ सेल टू अचीव द डिस्क्राइब्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला सेल एज इट अलाउ वेरिंग द वैल्यू फॉर वन सेल। बेसिकली गोल सीकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में ये रहता है कि इनपुट हमारे पास में रहता है और हमें डिजायर्ड रिजल्ट का पता होता है। जैसे कि गोल सीक हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं, जैसे कि आपको एक कंपनी आपकी, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े बिलियन डॉलर की कंपनी के मालिक हैं, और जैसे कि आपके Q1 का रिजल्ट आ गया। Q1 का मतलब ये होता है कि 4 महीने का रिजल्ट आ गया कि आपने इसमें 40 करोड़ रुपए कमाए। और फिर उसके बाद में Q2 का रिजल्ट आया कि आपने इसमें 36 करोड़ रुपए कमाए। फिर उसके बाद में Q3 का रिजल्ट आता है कि आपने इसमें 42 करोड़ रुपए कमाए। तो अब आप बताओ कि Q4 के अंदर क्या होगा, कितना कमाओगे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस डेटा को यूज करके नेक्स्ट डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं और हम इसे आसानी से एक वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। ये मतलब होता है गोल सेकिंग का, कि हम पिछले वाले डेटा को यूज में लेकर के इसमें लगाते हैं। और वहीं पर ही जो सॉल्वर होता है, सॉल्वर में क्या होता है, सॉल्वर हमें कहता है कि सॉल्वर कैन बी सॉल्व द इक्वेशन दैट यूजेस द सेवरल वेरिएबल्स सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट वैल्यूज नीड्स टू बी एंटर इन द मल्टीपल इनपुट सेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब डिस्क्राइब्ड रिजल्ट लेने के लिए आप मल्टीपल इनपुट सेल ले सकते हो, लेकिन वहीं पर इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक सेल ले सकते हो। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की एंड फॉरेन की।
अब इसमें डिफरेंशिएट क्या करना है, प्राइमरी की मतलब इंडियन वाले लोग, फॉरेन मतलब फॉरेन वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया याद है ना, वो होते हैं फॉरेन। अरे नहीं यार, गलत लग रहा है ना, हाँ तो ये गलत ही है। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर हम लोग कहेंगे कि अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। कि भैया प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि एक रो को एक टेबल के अंदर अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो होती है प्राइमरी की। और वहीं पर अगर बात करें वेयर एज द फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द टेबल और द सेट ऑफ कॉलम इन एन अनदर टेबल। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी की में हम लोग रो को रेफर करते हैं और वहीं पर जो फॉरेन की है उसके अंदर हम लोग कॉलम को करेंगे या फिर सेट ऑफ कॉलम को करेंगे उस टेबल के, या फिर हम लोग किसी और जो दूसरी रेफरेंस टेबल है उसको भी वहां पर रेफर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट इसका याद रखना कि अ टेबल कैन हैव ओनली प्राइमरी की बट अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की। प्राइमरी की एक ही रहेगी और जो फॉरेन की हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। इसमें आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गिव एनी 4 पॉइंट्स। कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के क्या फ़ायदे। तो सबसे पहला है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। क्या क्या होता है मतलब कि बेसिकली, हाँ, कि कैसे आप कर सकते हो हेल्दी लाइफ को। तो अच्छी आपकी खाने की हैबिट्स होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट, अरे 4 ही पॉइंट है, इनको याद रख लो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट एंड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेबल ऑफ कंटेंट इन अ वर्ड प्रोसेसर। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये है 3 मार्क का, और बाकी के अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो थे 2 मार्क के, और बाकी के आप पेपर में देख ही लेना, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि द टेबल ऑफ कंटेंट is a snapshot of the heading and the page number in your document and doesn't automatically update itself as you make changes. It act as a map for the users. Basically यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आपके जैसे कि इंडेक्स होती है ना, वैसे ही होता है। अगर आप कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप पीपीटी बना रहे हो, तो क्या होता है कि इसके अंदर आपका पूरा ये रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से, जैसे कि सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक, उसके फिर सब टॉपिक, फिर उसके बाद में टॉपिक, इस तरीके का यहाँ पे ये रहता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब गुड टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ रहेंगी, उसकी क्वालिटी ये रहेगी कि इट शुड बी ईजी टू रीड, आसानी से पढ़ने में आना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और उसका ऑर्गेनाइज अच्छे से होना चाहिए, उसका फॉर्मेट प्रॉपरली होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है कि इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और फिर इसके बाद में इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड द कॉपीराइट पेज, और इसको जैसे कि किसके बाद में देना चाहिए वो आप याद रख लेना, टाइटल और कॉपीराइट पेज के बाद में टेबल ऑफ कंटेंट आता है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से है कि एक्सप्लेन द टर्म सिनेरियो इन रिलेशन टू द स्प्रेडशीट विद एग्जांपल। कि आपको स्प्रेडशीट के मतलब कि स्प्रेडशीट में हम लोग सिनेरियो क्या बोलते हैं वो बताना। तो मैं आपको अगर मोटी मोटी भाषा के अंदर समझाऊं तो सिनेरियो क्या होता है, बेसिकली एक व्हाट इफ वाला क्वेश्चन होता है। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये है तो क्या होगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? और एक एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप है ना एक बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाते हो। आज आप जाते हो, आप बोलते हो कि भाई साहब मेरे पास में 20 लाख रुपए हैं, मेरे को अगर आप लोग, वो बोलते हैं कि सर हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे और आपको 10 साल बाद में इतना पैसा होकर के मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, वहीं पर एक क्रॉस क्वेश्चन करते हो कि अगर 7% ना हो करके मान लीजिए कि किसी ईयर अगर मेरा 6% हो जाता है, अगर मान लो कि आप डिक्रीज कर दो 6% तो क्या होगा, या अगर आप इंक्रीज कर दो तो क्या होगा। ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेरियो। समझ गए? अब हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन ये है कि सिनेरियो आर द टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। कि एक ऐसा टूल होता है जिससे कि हम लोग व्हाट इफ क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। एंड ईच सिनेरियो इज अ नेम और कैन बी एडिटेड और फॉर्मेट सेपरेटली। कि हर एक सिनेरियो जो होता है उसका नाम होता है और उसको आसानी से एडिट किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है सेपरेटली। और फिर इसके बाद में आता है कि व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। कि भैया जैसे कि मान लो कि हमारे पास में 2 सिनेरियो कि सर या तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा या फिर 8% मिलेगा, लेकिन जब वो प्रिंट होगी तो उनमें से बस एक ही यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट होगा।
और फिर उसी के साथ में जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि अ सिनेरियो इज एसेंशियल अ सेव्ड सेट ऑफ अ सेल वैल्यू फॉर योर कैलकुलेशन। बेसिकली एक वैल्यू सेव रहती है कि 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, बस एक वैल्यू यहाँ पर इसमें सेव रहती है। अब एग्जाम्पल इसी का यही दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि 19th क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे कहा गया है कि आप एक्सप्लेन करो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, कि किस तरीके के ऑनलाइन अटैक होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है 4 मार्क का, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी था हमारे पास में 4 मार्क का। अब इसमें जो हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं, सबसे पहला जो तरीका है वो है फिशिंग का। अब फिशिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एक मेल आएगी जो कि एकदम से ब्लैंक होगी या फिर उसमें कुछ भी लिखा होगा। ऐसा कहा जाएगा कि आप लोग जीत चुके हैं 20 लाख की लॉटरी, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। मेरे पास में दिन में ऐसे 20 मेल आती रहती है जिनके अंदर लिखा रहता है कि आप जीत गए हैं 10 लाख की लॉटरी, इसके ऊपर क्लिक करें। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेलवेयर का। अब मेलवेयर के अंदर क्या होता है कि मेलवेयर इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरसेस एंड अ वॉर्म। और बेसिकली क्या होता है कि मेलवेयर कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि कोई ने आपको पेन ड्राइव दे दी, आपको नीचे गिरी हुई पेन ड्राइव मिल गई, या फिर आपको कोई सीडी मिल गया, फिर आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि क्या करेगा, आपके ना जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर ना रैंडमली चीज़ें होने लग जाएंगी, आपका डेटा ब्रीच कर जाएगा, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होने लग जाती हैं और आपका डेटा फ्रीज हो सकता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है साइबर अटैक तरीके का, वो होता है ईमेल स्पूफिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली डेटा ऐसा लगता है कि वो रियली में ओरिजिनेटेड होता है, लेकिन वो वहां से आता ही नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर कि हमें कहा गया कि एक्सप्लेन द टर्म रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि है हमारे पास में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू maintain the accuracy and the consistency of a data in a relationship or in a base. Data can be linked between two or more tables with the help of the primary key or the foreign key constants. Basically इसका कहने का मतलब ये है कि यह आपकी एक्यूरेसी को और आपकी कंसिस्टेंसी को डेटा के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके साथ में मेंटेन रखता है, कि प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ, मतलब प्राइमरी और फॉरेन की का कंस्टेंट को आसानी से उनके बीच में रिलेशन कर देता है, जिससे कि आप डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाओ और आसानी से उसे एडिट कर पाओ। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि क्या क्या इसके मतलब क्यों यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अ डुप्लीकेट डेटा, इससे डुप्लीकेट डेटा को एंटर नहीं कर सकते। सेकंड आता है कि इट प्रिवेंट्स द वन टेबल फ्रॉम पॉइंटिंग टू द नॉन एग्जिस्टिंग फील्ड इन अनदर टेबल। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक टेबल से दूसरी टेबल की तरफ जो कि है ही नहीं उसको रोकता है। और फिर इसके बाद में आता है इसका थर्ड पॉइंट, जो कि है कि इट प्रिवेंट्स द कंसिस्टेंसी बिटवीन द पार्टनर टेबल, जो भी पार्टनर टेबल है उनके बीच में कंसिस्टेंसी को ये रोकता है। और उसी के साथ में इट प्रिवेंट्स द डिलीटेशन ऑफ अ रिकॉर्ड दैट कंटेन अ वैल्यू रेफर्ड बाय द फॉरेन की इन अनदर टेबल। जैसे कि मान लो कि आपने किसी और टेबल के अंदर उसको रेफर किया और गलती से वो डिलीट ना हो जाए, उसका भी ध्यान यहाँ पर यही रख। और अब यहां तक आते आते बहुत कम ऐसे स्टूडेंट बचे होंगे, अगर आप उन स्टूडेंट में से एक हो तो जल्दी से आप लोग मुझे सीक्रेटली कमेंट कर दीजिएगा कि भैया द एंड मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि लास्ट तक रुका था। और ऑल द बेस्ट, एग्जाम फोड़ के आना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।